जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के जीके का पार्ट थर्ड। अगर आपने 1 और 2 नहीं देखे हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, या आप लोग का प्लेलिस्ट भी बन जाएगा तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ए ग्लूकोमीटर इज जनरली यूज एज ए मॉनिटर बाई ए डैश पेशेंट। मतलब ग्लूकोमीटर का जो साधारणतः मतलब कि यूज किया जाता है किस पेशेंट के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ग्लाइसेमिक पेशेंट जो होते हैं उसके लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वास्तुकला की सरकी शैली जो है किस आधुनिक राज्य से संबंधित है। ये सरकी शैली है ना मेरे भाई, ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में कितना अंक होता है। जो बैंक की जो चेक होता है, चेक संख्या होता है, उसमें टोटल कितने अंक होता है। तो 2020 तक 6 अंक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के सामने ये जो है मेरे भाई करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर को हम स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो ये भी है जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही है। देखो 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। यह डैश राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में, तो ये असम में। डिगबोई जो तेल रिफाइनरी है दोस्तों, ये असम राज्य में क्या है मेरे भाई, मतलब कि स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। ये है दुनिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है शुरू किया था। तो 1986 में दोस्तों भारत सरकार ने क्या किया था, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। तो ये जो हमारा हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति जो हो जाएगा मेरे भाई, ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। जबकि चतुर्थ हमारा कहाँ हुआ था मेरे भाई, कुंडलवन में हुआ था, जो कि कश्मीर हो जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ये द्वितीय बौद्ध जो हुआ था, बौद्ध परिषद हुआ था, ये हुआ था वैशाली में हुआ था। ठीक है, और तृतीय जो प्रथम जो हमारा हुआ था वो कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। ठीक है, ये तो सबके सब बिहार में, ये बिहार में है। ठीक है, ये तो बिहार में, ये बस एक जम्मू कश्मीर हुआ था चौथी। आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो ये मिएंडर जो है ना भूगोल में एक नदी की विशेषता बताता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा डैश वाले क्षेत्र में व्यापित में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई है। तो प्रतिरक्षण, ठीक है, यानी कि भारत सरकार द्वारा जो मिशन इंद्रधनुष 2.0 है वो प्रतिरक्षण वाले क्षेत्रों में सुधार करने के लिए क्या की गई है, ये प्रारंभ की गई एक योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जम्मू और कश्मीर मनोज सिन्हा। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। वर्तमान में अभी जम्मू एंड कश्मीर के जो राज्यपाल बोल लो या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल लो, वो मनोज सिन्हा है। बाकी आप लोग ये देख रहे हो ना मेरे भाई, ये सब चेंज होते रहते हैं मेरे भाई, ये यहाँ के नहीं है। ये जो आप लोग देख रहे हो लद्दाख के, ना ये होंगे ना ये होंगे ना ये होंगे। देखो अंडमान निकोबार हो गया। ठीक है, अंडमान निकोबार का जो अभी वर्तमान में जो है मेरे भाई, वो कौन है, तो अंडमान निकोबार का हो जाएगा मेरे भाई, आप लोग याद रख सकते हो, देवेंद्र है। कौन है, देवेंद्र, यहाँ पर नोट कर लेना, देवेंद्र कुमार जोशी है। अगर मैं इतना डिटेल में बताऊंगा तो टाइम लगेगा मेरे भाई। ठीक है, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ। लद्दाख का समझ लो, लद्दाख का जो हो जाएगा हम लोग का राधा कृष्ण माथुर हो जाएगा। राधा, ये आप लोग सर्च कर लेना मेरे भाई। ठीक है, कृष्ण माथुर ऐसे अपडेटेड है ये जो मैं बता रहा हूँ। और दिल्ली का जो हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, अनिल बैजल हो जाएगा।
ठीक है। तो ये वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल समझ लो, उपराज्यपाल समझ लो, लेफ्टिनेंट गवर्नर समझ लो, वही होता है, ठीक है। सबका मतलब कि राज्यपाल ना होगा तो उपराज्यपाल, उपराज्यपाल को ही लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा, तो ये अपडेटेड है, बाकी अभी ये याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किए हैं कौन? तो ये है राजीव कुमार। और वर्तमान में भी कौन है मेरे भाई? भारत के अगर पूछा जाए कि चुनाव आयुक्त कौन है भाई, चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है, तो ये राजीव कुमार है वर्तमान में भी, अभी भी 2023 में भी, तो इसको याद रखिएगा इसलिए बता रहा हूँ। आगे देखो, खादर और भांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? ये जो कछार जो एलुवियल होता है उससे संबंधित है खादर और भांगर शब्द, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1991 में किया गया व्यास सम्मान। व्यास सम्मान कब किया गया? 1991 में डैश में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए क्या किया जाता है मेरे भाई? व्यास सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये स्किप करेंगे, करंट अफेयर है। देखो ये देखो, द शैडो लाइन्स नामक की पुस्तक जो है वो कौन लिखी है? तो ये अमिताभ घोष जो है द शैडो लाइन्स है नाम की पुस्तक ये लिखे हैं। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, डैश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित कौन सी समिति है? तो वो है इंद्रजीत गुप्ता समिति। कौन है? इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगला देखो, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में समाप्त हुई थी। तो ये 11वीं पंचवर्षीय जो योजना है ये हुई थी मेरे भाई 2012 में समाप्त हुई थी। अगर आपसे पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो कब शुरू हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था। इसका मॉडल क्या था शुरू होने का मेरे भाई? तो इसका था मॉडल हेरोड डोमर, ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल था, ठीक है, मॉडल था। आप लोग याद रखना, बहुत बार पूछा है किस मॉडल पर आधारित है हमारी पंचवर्षीय योजना, तो हेरोड डोमर मॉडल, इसलिए मैं बता दिया हूं। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन की ओर, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? देखो श्रृंगार जो है, श्रृंगार कोई राग होता है नहीं मेरे भाई, जैसे पूर्वी, हिंडोल, भैरवी, ये सब राग अगर आपका संगीत के नॉलेज हो तो, ठीक है। स्टैटिक से वो क्वेश्चन था। देखो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को डैश में हुई थी। देखो यहाँ पर 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी मेरे भाई, क्या चीज? भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सामवेद को भारत के डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो सामवेद में क्या होता है? संगीत और कला का ज्ञान मिलता है ना, उसी के बारे में उसमें वर्णन है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह डैश वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर हो जाएगा मेरे भाई। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। वही बैरोमीटर की बात करते हैं। बैरोमीटर से क्या होता है? वायु दाब मापी मापते हैं भाई, यानी कि वायु का दाब जो होते हैं वो मापते हैं, तो वायु दाब मापी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? तो हाइड्रोमीटर से हम लोग तरल का सापेक्ष घनत्व मापते हैं। तरल का सापेक्ष घनत्व मापते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? हवा की गति मापते हैं। हवा की गति को क्या करते हैं? मापते हैं। किससे? एनीमोमीटर से। आगे चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो ये हुआ था मेरे भाई 2010 में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित। हर मतलब कि 4 सालों में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ऐतिहासिक साढ़ीदार कुआं जिसको बावली बोलते हैं, अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो ये मेरे भाई कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। सीधा ऐसे भी क्वेश्चन करेगा कि अग्रसेन की बावली कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक फोटोवोल्टाइक सेल निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाशीय जो ऊर्जा होता है ना वो विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। फोटो, देखो यहाँ पर फोटो लिखा है ना, फोटो से याद रखना प्रकाश, याद रखना, ठीक है इस बात को। आगे चलो अगला यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित? तो जहांगीर का कब्र जो है लाहौर में है, तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कर दिए होंगे, उनको लगा गलती आंसर, लेकिन अभी समझा देते हैं हम। देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए
कुल विनिमय समय अवधि रेगुलेशन टाइम मिनटों में कितनी होगी? 120 यहाँ पर जो मिनट है ये बिल्कुल सही है, समझो। टोटल जो हम लोग का मैच होता है फुटबॉल का वो होता है 45 मिनट का, ठीक है, 90 मिनट का मैच होता है, ठीक है। अब देखो कि इसमें दो हाफ होते हैं, फुटबॉल के मैच में दो हाफ होते हैं, 15-15 मिनट का हाफ होते हैं, ठीक है, दो हाफ होते हैं। टोटल हाफ कितने मिनट का हो गया? 30 मिनट का। 90 में 30 ऐड कर दो मेरे भाई अतिरिक्त टाइम के लिए कुल विनिमय, तो 90-30 कितना हो जाते हैं? 120 मिनट, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे सीधा पूछे फुटबॉल मैच टोटल कितने मिनट का होता है तो बोलना है कि 90 मिनट का। हाफ कितना होता है? तो 45 मिनट का। इसमें कितने मतलब कि कितने कितने का हाफ होता है? दो हाफ होते हैं, 15-15 मिनट का होते हैं, आप लोग याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि EPFO का फुल फॉर्म आप लोग से पूछ रहा है, जो कि किससे रिगार्डिंग है? ये है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड रिलेटेड इशू ऑफ एन एम्प्लॉय इन इंडिया, ठीक है। तो जो भी बेनिफिट होते हैं रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, जो भी भारतीय एम्प्लॉय हैं उनको, तो उनसे रिलेटेड ये चीज़ है EPFO। उसका आप लोग का फुल फॉर्म बताना है, तो उसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या होता है फुल फॉर्म? याद रखिएगा मेरे भाई, फुल फॉर्म भी करवा दूंगा दिल्ली पुलिस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, ये जो है मेरे भाई करंट अफेयर से इसको स्किप करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये देखो, भारत के संविधान का भाग डैश संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया और विशेषाधिकार, शक्तियों आदि से संबंधित। ये भाग 5 में आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब संसद उनसद के बारे में जो भी जानकारी है वो किस में मिलता है? भाग 5 में मिलता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो डैश को प्रभावित करती है। नेफ्राइटिस जो है मेरे भाई वृक्क यानी कि किडनी को प्रभावित करती है, आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? देखो तुगलक काल में नहीं हुआ था जामा मस्जिद का, ये हुआ था मुगल काल में। कब हुआ था? मुगल काल में हुआ था, ठीक है। और इसका जो जामा मस्जिद का निर्माण जो करवाए थे वो करवाए थे कौन? शाहजहां। बाकी ये खिड़की मस्जिद, तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला, ये सब दिल्ली सल्तनत का काल का, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला देखो, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर जो हो जाएगा देवीमाली जो हो जाएगा, ये पूर्वतीय घाट का क्या हो जाएगा? शिखर, पर्वत शिखर हो जाएगा। बाकी जो आप देख रहे हो ये पश्चिमी घाट के अंदर आ जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 2020 का डैश स्थान, ये करंट अफेयर से 48वां गलती, अभी 2023 में, ये 20 में था लेकिन 2023 में अभी भारत का ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या स्थान है मेरे भाई? 40वां है, सीधा 8 कम गया है। तो ये 40 आप याद रखना अगर पूछा जाए तो। ये करंट अफेयर आप लोग देख लेना, इसलिए बोलता हूँ करंट अफेयर को स्किप कर देता हूँ कि आप लोग याद करना है, ठीक है। तो 40वां स्थान है अभी वर्तमान में। देखो, डैश कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है। तो डोल ड्रम्स कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित क्या होती है। तो आप लोग याद रखना। अगला चलते हैं। देखो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये जो आप लोग देख रहे हो ना, कौन सा युग्म सही नहीं, ये सब जो युग्म सही है, जबकि ये युग्म क्या है? गलती है। ऊपर में गलती कैसे हो गया? ये जो पाओलो रोजी जो है ना, पाओलो रोजी, ये जो है स्पेन के खिलाड़ी नहीं है, ये है इटली के खिलाड़ी। कहाँ के हैं? इटली के खिलाड़ी। जो भी आप देख रहे हो ना, ये फुटबॉलर का नाम है। प्योलोजी रोजी कौन है? फुटबॉलर। काइलियम मम्पे कौन है? फुटबॉलर। पेले कौन है? फुटबॉलर। ये सब इसी देश से बिलोंग करे तो ये सही है, और ये इस देश से बिलोंग नहीं करता है, ये कौन से इटली देश से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है मेरे भाई? स्पेन देश से कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सही नहीं है, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखना है क्या? पाओलो रोजी जो है इटली देश से संबंध रखता है, इटली का फुटबॉलर है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? तो बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन जो था मेरे भाई 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी। पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था मेरे भाई? बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन जो था उस समय का वाइसराय था, और उसी समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। आप लोग याद रखना। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। योनो यहाँ पर देखो कि ऐप है, एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो डैश द्वारा पेश किया गया है ताकि इसके उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। योनो देखोगे तो एसबीआई का एक ऐप है। जब आप लोग एसबीआई का जब
लेते होगे खाता या खुलवाया होगा तो आपको पता होगा कि योनो जाते हो प्ले स्टोर में योनो एसबीआई लिखा होता है, तो ये तो अगर जो यूज करते होंगे तो उनको तो इजीली मार देंगे, ठीक है। तो एसबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। योनो किसका ऐप है? एसबीआई का। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? एम के गांधी द्वारा जो है ना गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है नहीं लिखी गई है, बाकी ये सब देख रहे हो नेचर क्योर, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, इंडियन होम रूल, ये सब एम के गांधी के द्वारा लिखा गई है। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये सरोजनी नायडू ने लिखी है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एसएससी के तरफ से। सरोजनी नायडू ने कौन सी बुक लिखी? तो ये लिखी थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? मतलब कि ये सही है। देखो, मोफला विद्रोह मालाबार में हुआ था, फैर्जी आंदोलन बंगाल में हुआ था, पालीगर विद्रोह कुर्नूल में हुआ था, लेकिन कूका आंदोलन असम में नहीं हुआ था, तो इसलिए ये सही हो गया। लेकिन हुआ था कहाँ मेरे भाई कूका आंदोलन? ये हुआ था मेरे भाई कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी हुई है? तो ये कांस की बनी हुई है। कैसी की? कांस की बनी है, कांसा की बनी हुई है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखो, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से डैश संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो एडीज मच्छर के जो काटने से क्या हो जाता है मेरे भाई? जीका वायरस रोग हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये करंट अफेयर इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। आगे चलो, देखो ये अगला क्वेश्चन देखो, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द डैश को निर्दिष्ट करता है। तो पोलज शब्द किसको निर्दिष्ट करता है मेरे भाई? मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में तो ये करता है सालाखाना खेती योग्य भूमि को करता है पोलज शब्द निर्दिष्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल यहां पर बोल रहा है कि पिट्रा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो ये जो कथन आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे गलती हैं, जबकि जो पिट्रा ड्यूरा जो होता है ना, यह पत्थर की दीवार में कीमती नगीनों और रत्नों को जरने की एक तकनीक होती है। यानी कि जो दीवार होते हैं ना उसको मतलब कि वो जरते हैं हाथों से, मतलब कि उनको बनाते नगीनों रत्नों डाल के दीवार में, तो वही उसी टेक्निक को बोलते हैं पिट्रा ड्यूरा बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि कहता है कि आधार दर, ठीक है, बेस रेट बोलते हैं, किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि डैश द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। तो कौन भाई दे सकता है ये सब का? तो बैंक से रिलेटिंग क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा ना। ये उच्चतम न्यायालय थोड़ी देगा, मैं नीति आयोग थोड़ी देगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज़? भारतीय रिजर्व बैंक अगर मतलब कि देता है अनुमति तो फिर उस अपवाद में हम दे सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो ये जो आप लोग फतेहपुर सिकरी कहाँ है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। हम्पी कहाँ है मेरे भाई? कर्नाटक में। भीमबेटका छत्तीसगढ़ में। नहीं, यही जो है ये गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन भीमबेटका कहाँ है ऐसे अगर जाने तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये हो गया करंट अफेयर, मतलब कि कौन नहीं गया ऐसे याद रख लो। देख लो 2020 के प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? देखो जया बच्चन को मतलब कि अभी तक मतलब कि मनोनीत नहीं किया गया, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी को, रूपा गांगुली को, सोनल मानसिंह को, ये सब क्या कर दिया गया है मेरे भाई? मतलब कि इसको मतलब जा चुकी है, ठीक है, ये मतलब राज्यसभा के अंदर। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1984 में डैश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो कांसीराम के नेतृत्व में बहुजन पार्टी का क्या हुआ था मेरे भाई? गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, भारत के कैवे राष्ट्रपति थे? ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन समझ लो राष्ट्रपति था। अगर प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 14वां कौन था? तो था रामनाथ कोविंद। कौन था? रामनाथ कोविंद जो थे मेरे भाई, कोविंद जो थे वो कौन थे मेरे? 14वां थे। तो वर्तमान में कैवे राष्ट्रपति है मेरे भाई? तो वर्तमान में अभी जो है हमारे 15वें राष्ट्रपति है। कौन? तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो है मेरे भाई, मुर्मू जो है वो कौन है? वर्तमान में अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति है, और ये 15वें राष्ट्रपति है। और आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो है मतलब कि जो है अनुसूचित मतलब कि जनजाति से बिलोंग करते, तो वो भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है
डैश के पास स्थित है। तो ये है तिरुवनंतपुरम। कहाँ है? तिरुवनंत लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है मेरे भाई? तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। टोटल 50 क्वेश्चन करवाया हूँ, पूरा डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं सोचा कि कुछ कुछ जो भी फैक्ट जानना चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। क्लास कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाके SG स्टडी, या लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक वाइक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, मैं बोलूँगा शेयर करो जितना हो सके, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।